वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस में फिर से सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 14 जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स एनर्जी ऑब्टेन करती हैं। किस तरह से एनर्जी ऑब्टेन करती हैं? वो ग्लूकोज से ऑक्सीजन को कंबाइन करती हैं, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी रिलीज होती हैं। ठीक है, ये एटीपी ही जो है वो एनर्जी की करेंसी है। सेल्स में जो एनर्जी की करेंसी होती है वो आपको पता होगा एटीपी, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को हम रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट सारे लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं सबके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रही है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको यूटिलाइज करते हैं। ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फूड के ऑक्सीडेशन के लिए भी इन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसमें से बहुत सी एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ही यूटिलाइज भी होती है। ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि ये हर्बीवोर्स हैं, तो ये प्लांट्स खाते हैं, ये डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। जबकि कार्निवोर्स जो होते हैं ये इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सैप्रोफाइट्स डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट और एनिमल के ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वाला पार्ट है, उस पे ये सैप्रोफाइट्स डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि बहुत सारे फंगस और बैक्टीरियाज ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ओनली इन सेल विथ क्लोरोप्लास्ट। जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उन्हीं में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो ग्लूकोज बनता है ये ट्रांसलोकेट हो जाता है। जो नॉन ग्रीन रीजन्स हैं प्लांट के, नॉन ग्रीन रीजन्स कौन से हैं? जैसे कि रूट हैं या जो ओल्ड स्टेम्स हैं, जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं, वहां पर ये फूड ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। बहुत सारा फूड स्टोर भी होता है, फ्रूट में स्टोर होता है, चेंज हो जाता है ये फ्रक्टोज में। स्टोर्ड ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च में भी चेंज होता है। अगर हम आउटलाइन देखें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की, तो ये फोटोसिंथेसिस ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। रेस्पिरेशन में मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। जो सी बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ये जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड के वजह, जो एनर्जी के वजह से ये बॉन्ड है, ये एनर्जी जब ये रिलीज होती है, ये बॉन्ड टूटते हैं, ये एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, रेस्पिरेशन होता कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जो कि बहुत सारे एंजाइम्स से कंट्रोल होती है। ठीक है,
और ये एनर्जी जो बॉन्ड के टूटने से ये जो एनर्जी मिल रही है ये ट्रैप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। इसी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अगर एक बार में सारी एनर्जी रिलीज हो जाए, ये स्टेप वाइज रिलीज होती है एटीपी, अगर एक बार में सारी एनर्जी रिलीज हो जाए तो क्या होगा कि वो चीज बर्न कर जाएगी, हीट अप हो जाएगी, बर्न कर जाएगी। इस वजह से जो एनर्जी है ये रिलीज होती है इन स्टेप प्रोसेस, एटीपी धीमे धीमे रिलीज होती है। ठीक है, कार्बन स्केलेटन जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में टूटता है, ये बायोमोलिक्यूल्स दूसरे बायोमोलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, mechanism of exchange of gases, plant require oxygen for respiration। इनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में है या एनिमल्स में है, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे में नॉस्ट्रल्स हैं, लंग्स हैं, जो कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। इनमें गैसेस एक्सचेंज जो होता है पोर्स से होता है, जिसमें स्टोमेटा, ग्रीन पार्ट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और जो ब्राउन पार्ट्स होते हैं, जो ट्रंक रीजन होते हैं प्लांट के, उसमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। रीजन क्या है कि प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है? ऐसा क्यों कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है? ऐसा इसलिए है कि ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, सारे पार्ट्स प्लांट के जो हैं वो अपना गैसियस एक्सचेंज खुद करते हैं। बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, क्योंकि एक्सपोज्ड पार्ट, जो एक्सपोज्ड एरिया है वो ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो इनमें गैस का एक्सचेंज जो है ये वो खुद ही कर लेते हैं सारे पार्ट्स के लिए। इनमें डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। और प्लांट में ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड भी नहीं होती है, क्योंकि इनमें लाइफ प्रोसेसेस अगर देखे जाएं तो एनर्जी कंज्यूमिंग लाइफ प्रोसेसेस कम होते हैं प्लांट्स में, क्योंकि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, respiration in plants is far low than animals। animals में metabolic processes, fast metabolic processes होते हैं, mobilized होते हैं, ज़्यादा energetic processes होते हैं, इसलिए इनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उनको बाहर से इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो सेल के अंदर ही कंज्यूम हो गई। ठीक है, वो सेल के अंदर ही कंज्यूम हो गई, इसलिए इनमें बाहर से ऑक्सीजन को लेने की रिक्वायरमेंट कम है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होता है वो लेस होता है। लिविंग सेल्स जो लोकेटेड होते हैं सरफेस ऑफ प्लांट्स पे, वो डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे थिक वुडी स्टेम है, उनमें बीच बीच में गैप्स होते हैं। ये जो बार्क रीजन आपने देखा होगा, बार्क्स जो होते हैं, ट्रंक रीजन है, वो बीच बीच में फटे हुए होते हैं, इनमें गैप्स होते हैं, जिनमें ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं। सेल्स जो इसके नीचे पेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एयर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, तो एयर स्पेसेस ज़्यादा होने से इनमें आराम से मूवमेंट हो जाता है एयर का। तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जिसके वजह से प्लांट में कोई अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज का हम रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज C6H12O6 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऑक्सीडाइज होकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। ये कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ये छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है और वो सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सारे ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस है,
ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, सब में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, जिसके दौरान ग्लूकोज चेंज हो जाता है बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये ये चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, जिसमें कि ऑक्सीजन की, इस मेथड में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है। ये एंजाइमेटिक मशीनरी के थ्रू ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज जो है पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर के ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस, जिसका मतलब है शुगर, और लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। तो शुगर की स्प्लिटिंग, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। साइंटिस्ट के नेम पर इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी में ई एमडिन मेरनॉफ पार्नस, ठीक है। पूरा नाम अगर आपको ना याद हो, लेकिन ये जो इनके टाइटल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये ईएमपी में इनका यूज है। एमडिन मेरनॉफ पार्नस पाथवे भी इसे कहा जाता है। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में केवल यही स्टेप होता है, ग्लाइकोलिसिस स्टेप ही केवल पाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, क्रेब्स साइकिल वाला स्टेप नहीं पाया जाता है। ये होता कहाँ पर है ग्लाइकोलिसिस सेल के अंदर? ग्लाइकोलिसिस सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टर्म जब आपका आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीडेशन कैसे हो गया? ऑक्सीडेशन का मतलब केवल ऑक्सीजन का अटैच होना ही तो नहीं होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन है। तो आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो दैट मीन्स it is the substance is oxidizing. Hydrogen is removing, H is removing, that means that substrate is oxidizing. And अगर of course oxygen is adding, that is also oxidation. तो यहाँ partial oxidation तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या बनाता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाते हैं। सुक्रोज एंड स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, ये होते हैं सोर्स ग्लूकोज के। ग्लाइकोलिसिस के पहले ये सुक्रोज और स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। एंजाइम्स जो यूज होते हैं, एंजाइम्स यहाँ पर यूज होता है इस पाथवे में इन्वर्टेज, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, डीहाइड्रोजिनेज, काइनेज, इनोलेज, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो आगे देखते हैं पाथवे कैसे है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले सुक्रोज ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और एंटर करता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, ठीक है। ये बन गया ग्लूकोज सुक्रोज से, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ग्लूकोज ये फॉस्फोराइलेट होगा, मतलब इसमें फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट जुड़ेगा। 1 फॉस्फेट जुड़ेगा कैसे? एटीपी एडीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होगा, मतलब 2 फॉस्फेट। एडीपी का मतलब क्या है? इसमें 2 फॉस्फेट जुड़े हैं, और एटीपी का मतलब क्या है? इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हैं। तो एक फॉस्फेट कहाँ गया? एक फॉस्फेट ग्लूकोज से जुड़ गया, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्लूकोज से जुड़ गया। तो एटीपी खुद किसमें बदल गया? एडीपी में, और एक फॉस्फेट ग्लूकोज से जुड़ गया तो बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम जो यूज हो रहा है यहाँ पर वो है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप केमिस्ट्री की बुक में देखिएगा, मिल जाएगा आपको। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो डिफरेंस है उसके वजह से ये दोनों आइसोमर हैं। दोनों का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो C6H12O6 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है।
फ्रक्टोज जो है वो कीटोनिक कंपाउंड है और ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंट में, क्योंकि ये इसका आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ेगा, किसके प्रेजेंस में फॉस्फेट आएगा, एटीपी देगा। एटीपी से एक फॉस्फेट निकला, खुद वो एडीपी पे बदल गया और बना लिया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम कौन सा है, काइनेज एंजाइम। एटीपी एडीपी में चेंज हो गया। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ये स्प्लिट हो जाता है दो कंपाउंड्स में। दो कंपाउंड्स कौन से हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन। अब ये देखिए 6 कार्बन था, 3 कार्बन के दो कंपाउंड्स में टूट गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, या इसको फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें टूट गया। ये दोनों रिएक्शंस जो होते हैं ये दोनों आइसोमर ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जिसे हम PGAL भी कहते हैं, ये डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में NADH में चेंज होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहाँ से, NAD में ऐड हो रहा है, तो NADH में चेंज होगा और दो मॉलिक्यूल बनाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये काइनेज एंजाइम, यहाँ पे काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ATP में चेंज होगा, ATP में चेंज हो रहा है, एक ATP यहाँ पे बन रहा है और काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बदल जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल। H2O रिलीज होगा यहाँ पे और इन्यूलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बदलता है 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ADP फिर ATP में चेंज होगा, मतलब यहाँ से फॉस्फेट निकला और यहाँ पे जोड़ा, ADP से जोड़ा और ये ATP में बदल गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। तो ये कंप्लीट पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 स्टेप्स हैं इनमें, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, वही चीजें हैं मैं बता चुकी हूँ। फेट ऑफ पायरुविक एसिड ये डिपेंड करता है कि सेल की नीड कैसी है। ठीक है, पायरुविक एसिड सब में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बनेगा, लेकिन सेल की नीड कैसी है इसके ऊपर इसका फेट डिपेंड करता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें एयर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, प्रोकैरियोट्स में होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है लैक्टिक, इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड से। एल्कोहल फर्मेंटेशन, पायरुविक एसिड एल्कोहल में चेंज हो जाता है, इथेनॉल में चेंज हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन या क्रेब्स साइकिल, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होता है पायरुविक एसिड। कंक्लूजन हम ग्लाइकोलिसिस से क्या निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस में 10 केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, टोटल 10 केमिकल रिएक्शन है। 7 रिएक्शंस ये नियर इक्विलिब्रियम है और 3 रिएक्शंस जो होते हैं वो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। एक ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट में और यील्ड होता है 2 ATP का, क्योंकि
हमने यूज किया 2 ATPs का यूज किया था फर्स्ट स्टेप्स में, और लास्ट में 4 ATP बने थे। तो इसका मतलब टोटल ATP गेन, नेट गेन कितना हुआ, 4 - 2, 2 ATP का नेट गेन हुआ। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 NAD जब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है तो NAD का यूज होता है। तो 2 NAD 2 ATP का यूज हुआ, 2 फॉस्फेट का यूज हुआ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना और 2 HIN बना और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बना। तो ये नेट रिएक्शन है किसका, ये नेट रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का। तो ग्लाइकोलिसिस में ATP कितने बने, 2 ATP बने। ठीक है, नेक्स्ट फर्मेंटेशन। तो 3 फेट्स हमने पढ़े थे पायरुविक एसिड के, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आज हम लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। होता कहाँ पर है, ये मसल्स में होता है। जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो उस समय एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अगर एनर्जी मीट नहीं होती है तो हमारी मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करना भी शुरू कर देती हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में जो एंजाइम की जरूरत होती है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, लैक्टेट, लैक्टिक एसिड बन रहा है याद कर लीजिए, और डिहाइड्रोजिनेज, और NADH जो है वो HIN से ऐड होगा और NAD बनाएगा। ठीक है, तो इसमें एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा है अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में, जैसे कि ईस्ट में होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। ग्लूकोज जो होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनाता है। इनमें एंजाइम जो यूज होता है वो होता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है पायरुविक एसिड से, इसलिए इसको कहते हैं एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। अल्कोहल बन रहा है इसलिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसमें भी NADH रीऑक्सीडाइज होकर के NAD बनाता है। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है अल्कोहल फर्मेंटेशन में ये 7% लेस एनर्जी होती है ग्लूकोज से। ठीक है, एनर्जी रिलीज लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज। ईस्ट पॉइजन्स टू डेथ, अगर ईस्ट में फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, अल्कोहल की क्वांटिटी जब 13% पहुंच जाती है, जब फर्मेंटेशन हो रहा है अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जब अल्कोहल की क्वांटिटी 13% हो जाती है तो ईस्ट सेल्स खुद ही डेड हो जाती हैं। ये अल्कोहल की अमाउंट इनके लिए ही पॉइजनस हो जाती है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हमें पढ़ना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ना है हमें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। ठीक है, पायरुविक एसिड का कैसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी एक्सट्रैक्शन होती है और ATP के फॉर्म में ये स्टोर होती है। ये होता है किसमें है, हायर ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है और ये दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और बाकी जो रिएक्शंस हमने पढ़े वो कहाँ हो रहे थे, साइटोप्लाज्म में। इनमें रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आज हमको इतना ही पढ़ना था। एक लेक्चर आपका हो गया प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल और
इलेक्ट्रॉन पाथवे। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें से ग्लाइकोलाइसिस पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका। उसके आगे का पार्ट हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो उसे आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स के थ्रू। आशा है आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए, देखते रहिए बायो क्लासेस। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।